दोस्तों, आप सुन रहे हैं कमलेश्वर जी द्वारा लिखित कहानी खोई हुई दिशाएं। उनके पास भी बात करने के लिए शायद कुछ नहीं है। महिला अपना जूड़ा ठीक करते हुए औरों को देख रही है और साथ वाला आदमी पानी के गिलास को देख रहा है। किसी के देखने में कोई मतलब नहीं है। आंखें हैं इसलिए देखना पड़ता है। अगर ना होती तो सवाल ही नहीं था। एक जगह देखते देखते आंखों में पानी आ जाता है, इसलिए जरूरी है इधर उधर देखा जाए। बेरा उनकी मेज पर सामान रख जाता है और दोनों खाने में मशगूल हो जाते हैं। कोई बात नहीं करता। आदमी खाना खा के दांत कुरेदने लगता है और वो महिला रुमाल निकालकर अंदाज से लिपस्टिक ठीक करती। अंत में बेरा आकर पैसे लौटाता है तो आदमी कुछ टिप छोड़ता है, जिसे महिला गौर से देखती है और दोनों लापरवाही से उठ खड़े होते हैं। फिर उन दोनों में हल्का सा संबंध उसे नजर आता है। वो आदमी ठिठक कर साथ वाली महिला को आगे निकलने का इशारा करता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। चंदर का मन और भारी हो जाता है। अकेलेपन का नाग पाश और भी कस जाता है। अपने पास बैठे हुए अनजान दोस्त की तरफ वह गहरी नजरों से देखता है और सोचता है, अजनबी ही सही, पर इसने पहचाना तो। इतनी पहचान भी बड़ा सहारा देती है। चंदर को अपनी ओर देखते हुए वह साथ वाला दोस्त कुछ कहने को होता है, पर जैसे उसे कुछ याद नहीं आता। फिर अपने को संभाल कर उसने चंदर से पूछा, आप तो शायद कॉमर्स मिनिस्ट्री में हैं। मुझे याद पड़ता है कि कहते हुए वो रुक जाता है। चंदन का पूरा शरीर झंझना उठता है और एक घूंट में बची हुई कॉफी पीकर वो बड़े संयत स्वर में जवाब देता है, नहीं, मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में कभी नहीं था। वो आदमी आगे अटकलें भिड़ाने की कोशिश नहीं करता, सीधे सीधे उस अनजान संबंध को मजबूत बनाते हुए कहता है, ऑल राइट पार्टनर, फिर कभी मुलाकात होगी, और सिगरेट सुलगाता हुआ उठ जाता है। चंदर बाहर निकलकर बस स्टॉप की ओर बढ़ता है। मद्रास होटल के पीछे बस स्टॉप पर 4-5 लोग खड़े हैं और पुलिस वाला स्टॉप की छतरी के नीचे बैठा सिगरेट पी रहा है। चंदर वहीं आकर खड़ा हो जाता है। सब जानना चाहते हैं बस कब तक आएगी, पर कोई किसी से कुछ भी नहीं पूछता। पेड़ के अंधेरे में वो चुपचाप खड़ा है। नीले पीले पत्ते पड़े हैं जो उसके पैरों से दबकर चुरमुराने लगते हैं और पीले पत्तों की वो आवाज़ उसे बरसों पीछे खींच ले जाती है। इस आवाज़ में एक बहुत गहरा अपनापन है, उसे बड़ी राहत सी मिलती है। ऐसे ही पीले पत्ते पड़े हुए थे उस राह पर बहुत साल पहले। इंदिरा के साथ एक दिन वह चला जा रहा था। कुछ भी नहीं था उसके सामने। वह खंडहरों में अपनी जिंदगी खराब कर रहा था और तब इंदिरा ने ही उससे कहा था, चंदर तुम क्या नहीं कर सकते। वही पहचानी हुई आवाज़ फिर उसके कानों से टकराती, तुम क्या नहीं कर सकते। और यह कहते कहते इंदिरा की आंखों में अदम्य विश्वास झलक आया था और इंदिरा की उन प्यार भरी आंखों में झांकते हुए उसने कहा था, मेरे पास है ही क्या। समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी इंदिरा, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी मेरी खातिर बिगाड़ लो। पता नहीं मैं किस किनारे लगूं, भूखा मरूं या पागल हो जाऊं। इंदिरा की आंखों में प्यार के बादल और गहरे हो आए थे और उसने कहा था, ऐसी बातें क्यों करते हो चंदर, मैं तुम्हारे साथ हर हालत में खुशी रहूंगी। चंदर ने उसे बहुत गौर से देखा था। इंदिरा की आंखों में नमी आ गई थी। उसकी कटीली बरौनियों से विश्वास भरी मासूमियत झलक रही थी। माथे पर आई हुई लट छूने को उसका मन हो आया था, पर वह झिझक कर रह गया था। इंदिरा के कानों में पड़े हुए कुंडल पानी में तैरती मछलियों की तरह झलक आए थे और तब उसने कहा था, आओ इधर पेड़ के नीचे बैठेंगे। वे दोनों साथ साथ चल दिए थे। सिरस के पेड़ के नीचे एक सीमेंट की बेंच बनी थी। राह पर पीली पत्तियां बिखरी हुई थी। उनके कुचलने से ऐसी ही आवाज़ आई थी जो अभी अभी उसने सुनी थी, वही पहचान भरी आवाज़। दोनों बेंच पर बैठ गए थे और चंदर धीरे से उसकी कलाई पर अंगूठी से लकीरें खींचने लगा था। दोनों खामोश बैठे थे। बहुत सी बातें थी जो वे कह नहीं पा रहे थे। कुछ क्षणों बाद इंदिरा ने आंखें चुराते हुए उससे देखा था और शर्मा गई थी। फिर उसी बात पर आ गई थी जैसे उसी एक बात में सारी बातें छिपी हो। तुम ऐसा क्यों सोचते हो चंदर, मुझ पर भरोसा नहीं। तब चंदर ने कहा था, भरोसा तो बहुत है इंदिरा, पर मैं खाना बदोशों की तरह जिंदगी भर भटकता रहूंगा। उन परेशानियों में तुम्हें खींचने की बात सोचता हूँ तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम बहुत अच्छी हो और सुविधाओं से भरी जिंदगी जी सकती हो। मैंने तो सिर पर कफर बांधा है, मेरा क्या ठिकाना। तुम चाहे जो कुछ कहो चंदर, अच्छे या बुरे,
मेरे लिए एक से रहोगे। कितना इंतजार करती हूँ तुम्हारा, पर तुम्हें कभी वक्त ही नहीं मिलता। फिर कुछ देर मौन रहकर उसने पूछा था, इधर कुछ लिखा? हाँ, धीरे से चंदर ने कहा था। दिखाओ, इंदिरा ने मांगा था। और तब चंदर ने पसीजे हुए हाथों से डायरी बढ़ा दी थी। इंदिरा ने तुरंत उस डायरी को अपनी किताबों में रख लिया था और बोली थी, अब यह कल मिलेगी, इस बहाने तो अब आओगे? नहीं नहीं, मैं डायरी अपने साथ ले जाऊंगा, मुझे वापस दो, चंदर ने कहा था। तो इंदिरा शैतानी से मुस्कुराती रही थी और उसकी आंखों में प्यार की गहराइयां और बढ़ गई थी। हार कर चंदर वापस चला गया था और दूसरे दिन अपनी डायरी लेने पहुंचा था तो इंदिरा ने कहा था, इसमें कुछ मैंने भी लिखा है, पढ़कर जरूर फाड़ देना। मैं नहीं फाड़ूंगा तो कुट्टी हो जाएगी, इंदिरा ने बच्चों की तरह बड़ी मासूमियत से कहा था। और उस वक्त उसके मुंह से वो बेहद बचपने की बात भी बड़ी अच्छी लगी थी। और एक दिन इंदिरा घर आई थी। इधर उधर से घूम घाम कर वो चंदर के कमरे में पहुंच गई थी और तब चंदर ने पहली बार उसे बिल्कुल अपने पास महसूस किया और उसके माथे पर रंग से बिंदी बना दी थी और कई क्षणों तक मुग्ध सा देखता रह गया था और अनजाने ही उसके होठ इंदिरा के माथे पर रख दिए थे। इंदिरा ने पलकें झपकाई और रोम रोम से गंध फूटने लगा। उसकी उंगलियां चंदर की बाहों पर थरथराने लगी थी और माथे पर आया पसीना उसके होठों ने सोख लिया था। रेशमी रोए पसीने से चिपक गए थे और उन उन्माद के क्षणों में दोनों ने ही प्रतिज्ञा की थी, वो प्रतिज्ञा जिसमें शब्द नहीं थे, जो होठों तक भी नहीं आई थी। तब से उन्हें ये शब्द हमेशा याद रहते हैं, तुम क्या नहीं कर सकते। और तभी एक दूसरे नंबर की बस आती है और ठिठक कर चली जाती है। चंदर तो एहसास होता है कि वो बस स्टॉप पर खड़ा है। वह गहरी पहचान कहीं कोई तो है और वह बहुत दूर भी तो नहीं। इंदिरा भी तो यही है, दिल्ली में। 2 महीने पहले ही तो वह मिला था। तब भी इंदिरा की आंखों में वह 4 बरस पहले की पहचान थी और उसने पति से किसी बात पर कहा था, अरे चंदर की आदतें मैं खूब जानती हूँ। और इंदिरा के पति ने बड़े खुले दिल से कहा था, तो फिर भाई इनकी खातिर वातिर करो। और इंदिरा ने मुस्कुराते हुए 4 बरस पहले की तरह चिढ़ाने के अंदाज में बयान दिया था, चंदर को दूध से चिढ़ है और कॉफ़ी इन्हें धुआं पीने की तरह लगती है। चाय में अगर दूसरा चम्मच चीनी डाल दी गई तो इनका गला खराब हो जाएगा, कहकर वह खिलखिलाकर हंसती थी। और इस बात से उसने पिछली बातों की याद ताज़ा कर ली थी। सचमुच चंदर 2 चम्मच चीनी नहीं पी सकता, बस आने का नाम नहीं ले रही थी। खड़े खड़े चंदर को लगा कि इस अनजानी और बिन जान पहचान से भरी नगरी में एक इंदिरा है जो उसे इतने सालों के बाद भी पहचानती है और अब तक जानती है। उसका मन अपने आप इंदिरा से मिलने के लिए छटपटाने लगा ताकि यह अजनबीपन किसी तरह टूट सके। तभी एक फटफट वाला आवाज़ लगाता हुआ आ जाता है, गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, गुरुद्वारा रोड। चंदर एक कदम आगे बढ़ता है और वह सरदार उसे देखते ही जैसे एकदम पहचान जाता है। आइए बाबूजी, करोल बाग, गुरुद्वारा रोड। उसकी आंखों में पहचान की झलक देखकर चंदन का मन हल्का हो जाता है। आखिर एक ने तो पहचाना। चंदन सरदार को पहचानता है। बहुत बार वह इसी सरदार के फटफट में बैठकर कनॉट प्लेस आया है। आंखों में पहचान देखते ही चंदर लपक कर फटफट पर बैठ जाता है। 3 सवारियां और आ जाती हैं और 10 मिनट बाद ही गुरुद्वारा रोड के चौराहे पर फटफट रुकता है। चंदर एक चौनी निकालकर सरदार की हथेली पर रख देता है और पहचान भरी नजरों से इसे देखता हुआ चलने लगता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, ए बाबूजी, कितना पैसा दिया है? चंदन मुड़कर देखता है तो सरदार उसकी तरफ आता हुआ कहता है, 2 आना और दीजिए साहब। हमेशा 4 आने लगते हैं सरदार जी, चंदर पहचान जताता हुआ कहता है। पर सरदार की आंखों में पहचान की परछाई तक नहीं। वो फिर कहता है, सरदार जी, आपके फटफट पर ही 20 बार आना जाना हुआ है। सरदार इस बार पंजाबी में बोलता है और उसके हाथ फैल जाती हैं। बात 2 आने की नहीं थी। चंदर ने बाकी पैसे उसकी हथेली पर रख दिए और इंदिरा के घर की तरफ मुड़ गया। और इंदिरा उसे मिली तो वैसे ही वो अपने पति का इंतजार कर रही थी। बड़ी अच्छी तरह उसने चंदर को बैठाया और बोली, इधर कैसे भूल पड़े आज? फिर आंखों में वही पहचान की परछाई दौड़ आई थी। कुछ क्षणों बाद इंदिरा ने कहा था, अब तो 9 बज रहे हैं, ये 8 बजे ही फैक्ट्री बंद करके लौट आते हैं। पता नहीं आज क्यों देर हो गई। अच्छा, चाय तो पियोगे? चाय के लिए इनकार तो नहीं की जा सकती, चंदर ने बड़े उत्साह से कहा था।
और कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाकर बैठ गया था। उसकी सारी थकान उतर गई थी, मन का अकेलापन डूब गया था। नौकरानी चाय रखकर चली गई। इंदिरा ने प्याले सीधे करके चाय बनाई तो वह उसकी बाहों, उसके चेहरे और हाथों को देखता रहा। सब कुछ वही था, वैसा ही था चित। तभी इंदिरा ने पूछा, चीनी कितनी दूं? और एक झटके से सब कुछ बिखर गया। उसका गला सूखने सा लगा और शरीर फिर थकान से भारी हो गया। माथे पर पसीना आ गया। फिर भी उसने पहचान का रिश्ता जोड़ने की एक नाकाम कोशिश की और बोला, 2 चम्मच। और उसे लगा कि इंदिरा अभी पूछेगी कि 2 चम्मच चीनी से गला खराब नहीं होता, पर इंदिरा ने प्याले में 2 चम्मच चीनी डाल दिया और उसकी ओर बढ़ा दिया। जहर के घूंटों की तरह वह चाय पीता रहा। इंदिरा इधर उधर की बातें करती रही, पर उसमें उसे मेहमान नवाजी की बू लग रही थी और चंदर का मन कर रहा था कि वो इंदिरा के पास से किसी तरह भाग जाए और किसी दीवार पर अपना सिर पटक दे। जैसे तैसे उसने चाय पी और पसीना पोंछता हुआ बाहर निकल आया। इंदिरा ने क्या क्या बातें कही उसे बिल्कुल याद नहीं। सड़क पर निकलकर वह एक गहरी सांस लेता है और कुछ क्षणों के लिए खड़ा रह जाता है। उसका गला बुरी तरह सूख रहा है और मुंह का स्वाद बेहद बिगड़ा हुआ है। चौराहे पर कुछ टैक्सी ड्राइवर नशे में गालियां बक रहे हैं और एक कुत्ता दूर सड़क पर भागा चला आ रहा था। मछलियां तलने की गंध यहाँ तक आ रही है और पान वाले की दुकान पर कुछ जवान लोग कोको कोला की बोतलें मुंह में लगाए खड़े हैं। स्कूटरों में कुछ लोग भागे जा रहे हैं और शहर से दूर जाने वाले लोग बस स्टॉप पर खड़े अब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कारें, टैक्सियां, बसें और स्कूटर आ जा रहे हैं। चौराहे पर लगी बत्तियों की आंखों पर भी लाल पीला रंग छा चुका है। चंदर थका सा अपने घर की ओर लौट रहा है। अंगुलियों पर जूता काट रहा है और मोजे की बदबू और भी तेज हो गई है। आखिर वह थका हारा घर पहुंचता है और मेहमान की तरह कुर्सी पर बैठ जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। निर्मला उसे देखकर मुस्कुराती है और धीरे से बाहों पर हाथ रखकर पूछती है, बहुत थक गए हैं? हाँ, चंदर कहता है और उसे बहुत प्यार से देखता है। उसका मन भीतर से उमड़ पड़ता है। वह किराए का मकान भी उस क्षण उसे राहत देता है और लगता है वह उसी का है। निर्मला खाना लगाते हुए कहती, हाथ मुंह धो लो। अभी खाने का मन नहीं है, चंदर कहता है। तो बहुत प्यार से देखते हुए पूछती है, क्यों, क्या बात है? सुबह भी तो खाकर नहीं गए थे, दोपहर में कुछ खाया था। हाँ, वह कहता है और निर्मला की तरफ देखता रह जाता है। निर्मला कुछ चकचकाती है और कुछ देर बाद थकी सी उसके पास बैठ जाती है। चंदर कुछ देर खोई खोई नजरों से कमरों की तरफ देखता है और बीच बीच में बड़ी गहरी नजरों से निर्मला को ताकता है। निर्मला कोई किताब खोलकर पढ़ने लगती है और चंदर उसे देखे जा रहा है। पीछे से पड़ती हुई रोशनी में निर्मला के बाल रेशम की तरह चमक रहे हैं। उसकी बरौनियां मुलायम कांटों की तरह लग रही है और कनपटी के पास रेशमी बालों के सिरे अपने आप घूम आए हैं। पलक के नीचे पड़ती हुई परछाई बहुत पहचानी सी लग रही है। उसने कड़ा आधी कलाई तक सरका लिया। चंदर की निगाहें उसके अंग प्रत्यंग में पुरानी पहचान खोज रही हैं। उसके नाखून, उंगली और कानों की गुदारी लबे उठकर वह पर्दे खींच देता है और आराम से लेट जाता है। उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है, अजनबी और तन्हा नहीं है। सामने वाला गुलदस्ता उसका अपना है, पड़े हुए कपड़े उसके अपने हैं, उनकी गंध वह पहचानता है। इन सभी चीज़ों में एक गहरी पहचान है। घोर अंधेरी रात में भी वह उसे टटोल कर पहचान सकता है, किसी भी दरवाजे के बिना टकराए निकल सकता है। तभी जीने पर गुलाटी के थके कदमों की खोखली आहट सुनाई पड़ती है और उसे घबराहट सी होती है। वो धीरे से निर्मला को अपने पास बुला लेता है और लिटाकर छाती पर हाथ रख लेता है। कई क्षणों तक वह उसकी सांस से उठती बैठी छाती को महसूस करता है और चाहता है कि निर्मला के शरीर का अंग अंग और मन की हर धड़कन उसके पहचान की साक्षी दे, गहरी आत्मीयता और निर्बंध एकता का एहसास दे। अंधेरे ही में वह उसके नाखूनों को टटोलता है, उसकी पलकों को छूता है, उसकी गर्दन में मुंह छिपाकर खो जाना चाहता है। धुले हुए बालों की चिरपरिचित गंध उसके रंध्र रंध्र में रिसने लगती है और उसके हाथ पहचान के लिए पोर पोर पर थरथराते हुए सरकते हैं। निर्मला की सांस भारी हो जाती है। वह उसकी मांसल बाहों को महसूस करता है और गुदारी कंधों पर हाथ से थपथपाता रहता है। निर्मला के शरीर का अंग अंग अनूठे अनुराग से खींचता सा जाता है। उसका रोम रोम उसे पहचान रहा था, जोड़ जोड़ कसाव से पूरित था। तन के भीतर गर्म रक्त के ज्वार उठ रहे थे
हर सांस पांच खिंचती जा रही थी। अंग प्रत्यंग में, पोर पोर में गहरी पहचान थी। तभी बिशन कपूर की खिड़की में उजाला होता है और धुआं सलाखों से लिपट लिपट कर गली के अंधेरे में डूबने लगता है और उसकी तन्हा मन तन्हाइयों को छोड़कर उन परिचित गंध, परिचित सांसों और पहचाने स्पर्शों में डूबता जाता है। उसे और कुछ भी नहीं चाहिए, परिचय की एक मांग है और उस अंधेरे में वह सांसों से, गंध से, तंज से, टुकड़े टुकड़े से पहचानना चाहता है, पुरानी प्रतीति चाहता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और उस खामोशी में वह आश्वस्त होता है। वह दोनों बाहों में उसे भर लेता है। ज्वार और उठता है, तन की गर्माहट और बढ़ती है और रंध्र रंध्र में एकता का सागर लहराने लगता है। धीरे धीरे निर्मला की तेज सांसें धीमी पड़ती है और चुंबकीय कशिश ढीली पड़ जाती है। खिंचाव टूटने लगता है और अंगों के ज्वार उतरने लगते हैं। चंदर कसकर उसकी बाहों को जकड़े रहता है। उतरता हुआ ज्वार उसे फिर अकेला छोड़े जा रहा है, अनजान तटों पर छोड़ी हुई सीपी की तरह। निर्मला अपनी दबी हुई बाँह निकाल लेती है और गहरी सांस लेकर ढीली सी लेट जाती है। धीरे धीरे सब कुछ सो जाता है और रात बहुत नीचे उतर आती है। कहीं कोई गहरी आवाज़ नहीं, कोई आहट नहीं। धीरे से निर्मला करवट बदलती है और दूसरी ओर मुँह करके गहरी नींद में डूब जाती है। करवट बदलकर लेटी हुई निर्मला को वह अलसाया सा देखता रहता है और चंदर फिर अपने को बेहद अकेला महसूस करता है और निर्मला के कंधे पर हाथ रखता है। चाहता है कि उसकी करवट बदल दे, पर उसकी उंगलियां बेजान होकर रह जाती हैं। कुछ क्षण वह अंधेरे में ही निर्मला को उधर मुंह किए लेटा हुआ देखता है और हताश सा खुद भी लेट जाता है। पता नहीं कब उसकी पलकें झपक जाती और फिर कुछ देर बाद थाने का घड़ियाल 2 के घंटे बजाता है और उसकी नींद उचट जाती है। नींद के खुमार में ही वो चौंक पड़ता है। कमरे की खामोशी और सूनेपन से उसे डर सा लगता है। अंधेरे में ही वह निर्मला को टटोलता है, तकिए पर बिखरे उसके बालों पर अपना हाथ पड़ रखता है। वह उन बालों की चिकनाई को महसूस करता है। सिर झुकाकर वह उसे सूंघता है, फिर निर्मला का हाथ रखता है, उसके गोल कंधों को छूता है। वह स्पर्श भी पहचाना हुआ है। धीरे धीरे वह उसके पूरे शरीर को पहचानने के लिए टटोलता है और उसकी सांसों की हल्की आवाज़ को सुनने और पहचानने की कोशिश करता है। निर्मला अब भी करवट लिए पड़ी थी। वो धीरे से नींद में गुनगुनाती है। चंदर का दिल धक से रह जाता है, कहीं निर्मला जाग न जाए, अनजाने ही स्पर्श से अजनबियों की तरह चौंक न जाए। निर्मला सोते सोते एक बार रुक रुक कर सांस लेती है, जैसे उसे डर सा लग रहा हो या कोई भयंकर सपना देख रही हो। चंदर सुस्त हो जाता है। क्या वह उसके स्पर्श को नहीं पहचानती? और फिर निर्मला को झकझोर कर वह उठाता है। निर्मला, निर्मला, वो बदहवासी में कहता है। निर्मला चौंक कर उठती है और आंखें मलते हुए प्रकृतिस्थ होने की कोशिश करती है और बिजली जलाकर वह निर्मला के दोनों कंधों से पकड़कर अपना मुंह उसके सामने करके डर हुई आवाज़ में पूछता है, मुझे पहचानती हो? मुझे पहचानती हो निर्मला? निर्मला आंखें फाड़े देखती रह जाती है। धीरे से आश्चर्य भरे स्वर में कहती है, क्या हुआ? और वह निर्मला को ताकता रह जाता है। उसकी आंखें उसके चेहरे पर कुछ खोजती रह जाती हैं। कहानी समाप्त। कहानी सुनने और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।